नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं परवीन। आज इस बुलेटिन में बात होगी ईवीएम को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में मचे घमासान के, राजस्थान में मोदी के वार पर राहुल के पलटवार के, तेलंगाना में प्रियंका गांधी के जोरदार चुनाव प्रचार के, मुश्किल में फंसे सीएम केसीआर की। इसके साथ ही जानेंगे कैसे कर्नाटक में बीजेपी की बगावत ने बढ़ाई मोदी और शाह की चिंता। इसके अलावा और भी कई बड़ी खबरों से आपको करवाएंगे रूबरू, लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। उत्तराखंड में टनल हादसे के 8 दिन बाद भी नहीं निकाली जा सकी 41 जिंदगियां। अब नीदरलैंड से मंगाई गई मशीनें, टनल में फंसे लोगों की बढ़ती जा रही हैं मुश्किलें। महाराष्ट्र में फिर गरमाया आरक्षण का मुद्दा। शिंदे सरकार में मंत्री छगन भुजबल ने मराठा आरक्षण आंदोलन के नेता मनोज जरांगे पर बोला था हमला। अब जलाना में जरांगे ने किया रैली का ऐलान, देंगे जवाब। दिग्विजय सिंह ने थाने के सामने दिए जा रहे धरना प्रदर्शन को किया समाप्त। प्रशासनिक अधिकारियों के आश्वासन के बाद थाने से हटे कांग्रेस समर्थक। बीजेपी उम्मीदवार पर लगाया है कांग्रेस समर्थक की जान लेने का आरोप। एफआईआर दर्ज लेकिन गिरफ्तारी नहीं। गोवा में प्रमोद सावंत के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार में तेज हुई तकरार। राज्य के लोक निर्माण मंत्री नीलेश कैब्राल ने मंत्रिमंडल से दिया इस्तीफा। पिछले साल ही दल बदलकर कांग्रेस छोड़ बीजेपी में आए थे कैब्राल। ये तो थी सुर्खियां और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। मध्य प्रदेश विधानसभा की 230 सीटों पर मतदान पूरा हो चुका है। अब नतीजों का इंतजार है, लेकिन उससे पहले राज्य में ईवीएम की धांधली को लेकर बीजेपी सवालों में है। कांग्रेस ने ईवीएम की सुरक्षा को लेकर चुनाव आयोग पर भी निशाना साधा है। वहीं ईवीएम को लेकर दिग्विजय सिंह ने डीबी लाइव के साथ खास बातचीत में बड़ा खुलासा किया है। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के पोहरी विधानसभा क्षेत्र में मतदान पूरा होने के बाद शुक्रवार रात को पुराने कब्रिस्तान में 6 ईवीएम मिलने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने 2 ईवीएम और वीवीपैट को लेकर खड़ी बुलेरो को पकड़ा है। उन्होंने सेक्टर मजिस्ट्रेट पर चुनाव प्रभावित करने के आरोप लगाए हैं। इसके बाद हंगामा हो गया। इसको लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने डीबी लाइव से खास बातचीत में ईवीएम को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा, शिवपुरी में पोहरी क्षेत्र की ईवीएम मशीन पकड़ी गई। ये कब्रिस्तान पर एक बोलेरो खड़ी हुई थी। रात को सब लोगों ने जाके उसे पकड़ा, उसमें से ईवीएम मशीन निकली। अब ये बोलेरो कब्रिस्तान में क्या कर रहा था, क्यों वहां रखी हुई थी? एक और दिग्विजय सिंह ने साफ तौर पर बीजेपी और सरकारी प्रशासन पर इस धांधली का आरोप लगाया है। वहीं सोशल मीडिया पर ईवीएम पकड़े जाने के मामले का ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो को कांग्रेस ने एक्स पर साझा किया है। खबरों के मुताबिक सेक्टर मजिस्ट्रेट जीएस दीक्षित ने पहले गाड़ी में ईवीएम होने से इनकार कर दिया था। जब कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गाड़ी खोलकर ईवीएम दिखाई तो वो घबरा गए। फिर उन्होंने कहा कि वो पोहरी विधानसभा के सेक्टर 3 के प्रभारी हैं। विवाद बढ़ता देख मौके पर एसडीएम, तहसीलदार और भारी पुलिस बल पहुंच गया। कांग्रेस प्रत्याशी कैलाश कुशवाहा ने सेक्टर मजिस्ट्रेट पर एफआईआर करने की मांग की है। इसके बाद करीब 2 बजे बोलेरो में रखी ईवीएम को पुलिस के हवाले कर दिया गया। तब जाकर मामला शांत हुआ। ईवीएम में होने वाली धांधली को लेकर कांग्रेस पहले ही अपनी चिंता जाहिर कर चुकी है। चिंता तो मोदी की राहुल गांधी ने बढ़ा दी है। राजस्थान के मतदान में 1 हफ्ते से भी कम का वक्त बचा है। यहां कांग्रेस की तरफ से जहां चुनाव प्रचार की कमान राहुल गांधी ने संभाल रखी है, तो दूसरी तरफ पीएम मोदी बीजेपी के लिए जमकर प्रचार कर रहे हैं। इन दोनों दिग्गजों ने आज अपनी रैली में एक दूसरे की पार्टियों और सरकारों पर जमकर वार किया। चुनाव से पहले राजस्थान में रैलियों का शोर चल रहा है। एक जगह कांग्रेस की रैली होती है तो उसके पास ही बीजेपी की रैली चल रही होती है। आज पीएम मोदी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी के साथ ही दूसरे तमाम दिग्गज नेता राजस्थान में जमकर पसीना बहाते दिखाई दिए। राहुल गांधी ने बूंदी के गोठड़ा और दौसा में जनसभा में कहा कि अगर हमें इस देश में मालूम ही नहीं है कि आदिवासी कितने हैं, गरीब कितने हैं, अमीर कितने, तो भारत माता की जय का मतलब क्या है। इसलिए हमें जातिगत जनगणना करवानी पड़ेगी। पीएम मोदी को घेरते हुए राहुल गांधी ने कहा कि मोदी लगातार अपने उद्योगपति मित्रों का पैसा माफ कर रहे हैं। उन्होंने 14 लाख करोड़ का कर्ज माफ किया है। इसमें एक दलित नहीं, आदिवासी कोई नहीं, मतलब उसमें हिंदुस्तान की 80% आबादी का कोई नहीं। इन्होंने अपने मित्रों को 14 लाख करोड़ का तोहफा दिया और आप लोग देखते रह गए। केवल 20 से 25 लोगों को ये पैसा दिया गया। मोदी सिर्फ अपने मित्रों के लिए सरकार चला रहे हैं। हिंदुस्तान के बड़े उद्योगपतियों में से एक दलित या आदिवासी दिखा दो, मैं भाषण बंद कर दूंगा। राहुल ने कहा कि हमें अडानी का हिंदुस्तान नहीं चाहिए। राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी नारा तो भारत माता की जय का देते हैं, लेकिन काम सिर्फ अडानी का करते हैं। राहुल ने पीएम मोदी और बीजेपी पर सवाल उठाए तो पीएम मोदी ने भी कांग्रेस को घेरने के साथ ही एक बार फिर धार्मिक कार्ड खेलने की कोशिश की।
पीएम ने चूरू के तारानगर और झुंझुनू में जनसभा में कहा, कांग्रेस के राज में यहां पर ईश्वर का नाम लेना भी मुश्किल हो गया है। एक तरफ वो हैं जो करतारपुर साहिब में कॉरिडोर बनवाते हैं, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस अपने राज में शोभा यात्रा तक नहीं निकालने देती। वो देवी देवताओं की शोभा यात्रा पर रोक लगाती है, लेकिन पीएफआई की रैली को बढ़ावा देती है। साफ है, कांग्रेस जहां गरीबों के हक का मुद्दा उठा रही है तो बीजेपी का जोर ध्रुवीकरण पर है। मोदी और राहुल की बयानबाजी से चुनावी पारा चढ़ गया है। इधर तेलंगाना में भी सियासी तापमान बढ़ा हुआ है। तेलंगाना में जैसे जैसे वोटिंग का वक्त नजदीक आ रहा है, प्रचार का शोर तेज होता जा रहा है। आज कांग्रेस, बीजेपी, बीआरएस तीनों ने ताबड़तोड़ जनसभाएं की और एक दूसरे पर जमकर तंज कसे। क्या है पूरी खबर, देखते हैं इस रिपोर्ट में। कहानी और करिश्मे की सियासी लड़ाई के दौर में इस बार तेलंगाना का चुनाव बेहद रोमांचक दौर में पहुंच गया है। सत्तारूढ़ बीआरएस और विपक्षी कांग्रेस की लड़ाई में बीजेपी तीसरा कोण बनाती दिखाई दे रही है। बीआरएस के पास तेलंगाना निर्माण के लिए लड़ने वाले के चंद्रशेखर राव अपनी सरकार के 10 साल के कामों को गिना रहे हैं। वहीं कर्नाटक की जीत से उत्साहित कांग्रेस के पास भारत जोड़ो यात्रा की कहानियां और गारंटी की आजमाई हुई तरकीब है। दूसरी ओर बीजेपी पीएम मोदी के करिश्मे और केंद्र की उपलब्धियों के भरोसे मैदान में है। इसी कड़ी में आज कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने तेलंगाना में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि मोदी जी यहां आते हैं लेकिन कालेश्वरम, सिंचाई और कोयले जैसे घोटालों की बात नहीं करते हैं। जिनमें जनता के पैसे लूटे गए उस बारे में मोदी जी बात नहीं करते हैं। प्रियंका गांधी ने राजनीतिक भाषण के बीच फिल्मी तड़का भी लगाया। उन्होंने एसएस राजामौली की फिल्म आरआर के गाने का जिक्र करते हुए कहा कि तेलंगाना विधानसभा चुनाव 2023 में बीजेपी, बीआरएस और एआईएमआईएम मिले हुए हैं और एक साथ नाटू नाटू कर रहे हैं। वहीं बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी तेलंगाना में जनसभा को संबोधित किया और कहा 30 नवंबर को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान के बाद बीआरएस को बोरिया बिस्तर समेटना पड़ेगा। बीआरएस 30% कमीशन की सरकार है। बीजेपी ने तेलंगाना में कांग्रेस का फॉर्मूला अपनाते हुए बीआरएस पर कमीशन वाली सरकार का आरोप लगाया है। तो वहीं बीआरएस ने भी बीजेपी और कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी और कांग्रेस की नीति देश के हित के लिए काम नहीं करती है। बीजेपी गरीब विरोधी है। जनता बीजेपी को कभी नहीं स्वीकार करेगी। आपको बता दें कि 30 नवंबर को तेलंगाना में वोटिंग होनी है और 3 दिसंबर को इसके परिणाम जनता के बीच आएंगे। तब देखना दिलचस्प होगा कि राज्य में किसकी बनती है सरकार। प्रियंका के बयान से बीआरएस परेशान है, वहीं निर्दलियों से सीएम केसीआर परेशान है। सीएम केसीआर अपनी सत्ता बचाने के लिए 2-2 सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं और दोनों सीटों से उनसे मुकाबले के लिए 154 उम्मीदवार मैदान में आ गए हैं। क्या है पूरी खबर, देखते हैं इस रिपोर्ट में। तेलंगाना में गन्ना किसानों सहित 100 से ज्यादा उम्मीदवारों ने मुख्यमंत्री और भारत राष्ट्र समिति सुप्रीमो के चंद्रशेखर राव के खिलाफ गजवेल विधानसभा क्षेत्र में नामांकन किया है, जहां से सीएम लगातार तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा कामारेड्डी में दूसरी सीट जहां केसीआर चुनाव लड़ रहे हैं, वहां भी 100 से ज्यादा उम्मीदवार निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। 30 नवम्बर को होने वाले राज्य विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 9 नवम्बर थी। गजवेल से कुल 154 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया है। 154 उम्मीदवारों में मुथ्यमपेट के गन्ना किसान भी शामिल हैं, जो निजामाबाद जिले में निजाम डेक्कन शुगर्स के नाम से मशहूर चीनी कारखाने को फिर से शुरू करने की मांग कर रहे हैं। गजवेल में नामांकन दाखिल करने वाले अन्य लोगों में बेरोजगार युवाओं की ओर से और राज्य सिविल सेवा परीक्षा आयोजित करने में सरकार की विफलता के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने वाले लोग शामिल हैं। गजवेल की कुछ विरोध उम्मीदवार तेलंगाना राज्य के लिए आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले लोगों के परिवार को सरकारी नौकरियां और दूसरी सेवाओं को देने की मांग कर रहे हैं। केसीआर ने 2014 और 2018 के विधानसभा चुनाव में गजवेल सीट जीती थी। कामारेड्डी में जहां केसीआर पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, 102 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल कर दिया है। कामारेड्डी में केसीआर के सामने कांग्रेस ने राज्य के प्रमुख रेवंत रेड्डी को मैदान में उतारा है। वहीं रेवंत रेड्डी कोंडगल से भी चुनाव लड़ रहे हैं। मल्काजगिरी के सांसद रेड्डी तेलुगु देशम पार्टी के पूर्व नेता हैं। बीजेपी ने कामारेड्डी में के वेंकट रमन रेड्डी को मैदान में उतारा है। बीआरएस ने 2014 में आसानी से सीट जीत ली थी, लेकिन 2018 में कांग्रेस के मोहम्मद शब्बीर अली से कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा था। तेलंगाना में केसीआर का किला ढहता नजर आ रहा है। इधर कर्नाटक में बीजेपी का किला ढह चुका है। कर्नाटक बीजेपी की कमान येदियुरप्पा के बेटे बीवाई विजेंद्र को मिलने के बाद पार्टी के दूसरे बड़े नेता नाराज हो गए हैं। वहीं येदियुरप्पा के वफादार को विधानसभा में नेता विपक्ष का पद मिलने के बाद ये नाराजगी बगावत में बदल गई है।
क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये खास रिपोर्ट। कर्नाटक बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। इसकी वजह बीजेपी की राज्य इकाई में हुआ फेरबदल है। दिग्गज नेता और पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के छोटे बेटे बीवाई विजेंद्र को कर्नाटक बीजेपी की कमान सौंपी गई है। वहीं उनके वफादार और पूर्व मुख्यमंत्री आर अशोक को कर्नाटक विधानसभा में विपक्ष के नेता के रूप में चुना गया है। इससे बीजेपी के दूसरे बड़े नेताओं में नाराजगी बढ़ गई है। वहीं बीजेपी के वरिष्ठ विधायक बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल ने खुलेआम बगावत कर दी है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि बीजेपी एक परिवार की पार्टी नहीं बननी चाहिए। उनका साफ इशारा विजेंद्र को प्रदेश अध्यक्ष बनाने को लेकर है। इसके अलावा येदियुरप्पा खेमे के 2 सदस्यों को प्रमुख पद देने से दूसरे गुट के कई पदाधिकारी परेशान हो गए हैं। इसमें बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय महासचिव सीटी रवि, पूर्व केंद्रीय मंत्री बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल और कर्नाटक के पूर्व मंत्री वी सोमन्ना शामिल हैं। इसके अलावा यत्नाल, रमेश जकरीहोली, एसटी सोमशेखर और शिवराम हेबार ने दिल्ली के शीर्ष पदाधिकारियों की मौजूदगी में शुक्रवार को हुई विधायक दल की बैठक का बहिष्कार करके पार्टी के फैसले के खिलाफ खुलेआम विद्रोह किया है। सीटी रवि, अरविंद बेलाट, सीएन अश्वत्थ नारायण और कुछ युवा राजनेता शामिल हैं। उधर बीजेपी के वरिष्ठ विधायक बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल ने एक दिन पहले कहा था कि बीजेपी एक परिवार की पार्टी नहीं बननी चाहिए। उन्होंने कर्नाटक के दिग्गज नेता बीएस येदियुरप्पा के बेटे बीवाई विजेंद्र को बीजेपी की प्रदेश इकाई का अध्यक्ष नियुक्त किए जाने की ओर इशारा किया था। बीजेपी में मचे इस घमासान से पार्टी को सबसे ज्यादा नुकसान आने वाले लोकसभा चुनाव में भुगतना पड़ सकता है। इधर कर्नाटक को लेकर बीजेपी नेतृत्व की चिंता बढ़ गई है, तो वहीं सत्ता पर काबिज कांग्रेस को इस बगावत से फायदा होना तय माना जा रहा है। और बुलेटिन के आखिर में बात जीडीपी की। पीएम मोदी ने जब देश की कमान संभाली तो जीडीपी की रफ्तार 8% के आसपास बनी हुई थी। शुरुआत में विकास दर स्थिर रही, लेकिन नोटबंदी के बाद जो गिरावट आई वो संभल नहीं पाई। इस बीच आज देश की अर्थव्यवस्था को लेकर बड़ी खुशखबरी सामने आई है, लेकिन इस खुशखबरी के बीच पीएम मोदी का एक बयान फिर सुर्खियों में आ गया है। तो क्या है खबर, देखते हैं इस रिपोर्ट में। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी ने कई बड़े बड़े दावे किए थे। उन्होंने कहा था कि भारत की अर्थव्यवस्था 2022 में $5 ट्रिलियन हो जाएगी। सभी भारतीयों के पास अपना घर होगा, किसानों की आय दोगुनी होगी, बुलेट ट्रेन चलेगी, भारत के सभी घरों में 24 घंटे 7 दिन बिजली होगी। अब 2023 समाप्त होने में 45 दिन से भी कम का समय बचा है, लेकिन पीएम का एक भी वादा पूरा नहीं हुआ है। लेकिन आज ये खबर जरूर आ गई है कि देश की जीडीपी का आकार $4 ट्रिलियन का हो गया है। यानी पीएम ने दावा किया था कि 2022 में 5 ट्रिलियन का, लेकिन उसे 1 साल से ज्यादा का वक्त लगा इसे 4 ट्रिलियन तक पहुंचाने में। जीडीपी लाइव के आंकड़े बताते हैं कि भारत ने ये मुकाबला 18 नवंबर को देर रात में हासिल किया। 18 नवंबर 2023 को रात के करीब 10:30 बजे भारत की जीडीपी का साइज पहली बार $4 ट्रिलियन के पार निकला और अब सरकार की ओर से दावा किया जा रहा है कि 2025 में भारत की जीडीपी का साइज 5 ट्रिलियन हो जाएगा। यानी जो वादा 2018 में पीएम मोदी ने किया था वहां तक पहुंचाने में करीब दोगुना समय लग जाएगा। और ये बात अभी भी दावे के साथ नहीं की जा सकती है कि 2025 में देश की जीडीपी 5 ट्रिलियन हो जाएगी। वैसे सिर्फ जीडीपी के मोर्चे पर ही मोदी सरकार फेल साबित नहीं हुई है। किसानों की आय को दोगुना करने का वादा भी पूरा नहीं हुआ है। आज तक सरकार किसानों को उनकी फसल पर एमएसपी देने तक को भी तैयार नहीं है। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।